अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि कमल के पौधों का जो डंठल होता है यानी कि तना जो होता है वो खोखला क्यों होता है। तो देखो दोस्तों, आप लोगों के जो क्वेश्चन मुझे बताए तो किसी बच्चे ने कुछ ऑप्शन बताए, किसी ने कुछ बताए, कुल मिलाकर आपके पूरे ऑप्शन मुझे नहीं देखने को मिले। लेकिन जितना भी मैंने आपका अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करा ताकि आप लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी मिल सके। तो कमल के पौधों का जो डंठल होता है, तना होता है, वो खोखला किस लिए होता है। तो पहला बिंदु, कमल के पौधों में खोखला और स्पंजी तना होता है जो कि हवा से भरा होता है। यह उनके हल्का, यह क्या बनाता है, यह उन्हें हल्का बनाता है और उन्हें पानी में तैरने में मदद करता है। और पानी की सतह पर पहुंचने के कमल के जो तने होते हैं वो पतले और खोखले होते हैं। ये तीन ऑप्शन देखने को मिले। और साथ ही साथ में पानी में तैरने के लिए तो ये मदद करता ही करता है, आगे जाकर इन्हीं के अंतर्गत एक रेशम तंतु होता है जिसे तोड़कर अलग अलग प्रकार की मालाएं या जोत बत्ती भी बनाई जाती है और मंदिरों में जलाने के काम भी आती है वो। और अलग अलग रेशों से इनसे कपड़े भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों बिंदु बिल्कुल ठीक है आपके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर ए, वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, तो इस प्रकार जो कमल के जो डंडियां होती है, कमल का जो डंठल होता है वो हमें खोखला देखने को मिलता है। ठीक, चलिए इसको एक विस्तारित रूप में पढ़िए। सर कमल के डंठल का काम पूछा था। अरे सारे के सारे कमल के डंठल के काम ही तो है मेरे भाई, और क्या है। चलिए समझिए, देखिए जो डंठल होता है वो खोखला क्यों होता है। देखो, कमल के पौधे में खोखला और स्पंजी तना होता है जो हवा से भरा होता है। कैसा होता है, हवा से भरा होता है। यह उन्हें हल्का बनाता है और उन्हें पानी पर तैरने में मदद करता है। अब ये जो हल्का खोखला तना है वो उनको क्या करता है, हल्का बनाता है, जिस वजह से ये जो कमल की डंडियां होती है, कमल के फूल होते हैं, इनको हवा में या पानी में तैरने के काम करवाता है। ठीक है, साथ ही साथ में कमल जो है एक जलीय पौधा है, जल में उगता है, कीचड़ में उगता है, आप सभी बच्चों को पता है, जो तालाब के तल पर लगा होता है और पानी की सतह तक पहुंचने के लिए एक कमल के तने क्या है, पतले खोखले होते हैं। तो जो तल पर लगा रहता है, आप सभी बच्चों को पता है, जमीन पर कीचड़ में लगा रहता है, लेकिन इसकी डंठल हल्की होने की वजह से ऊपर आती है और ऊपर आकर इसका फूल खिलता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसके दाने जो होते हैं वो खोखले होते हैं। तो अगली बार आपके एग्जाम में दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कमल के जो पौधे होते हैं उनका डंठल जो तना होता है वो खोखला क्यों होता है। ठीक, समझ गए सभी बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अब दोस्तों जब मेरी आपसे बात हुई तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर राज्य दे रखे थे, असम, कर्नाटक, राजस्थान, ऐसे करके राज्य दे रखे थे। तो राज्य की जगह मैंने आपका पूरा का पूरा विस्तारित क्षेत्र ही ले लिया। मैं आपको राज्य भी बता दूंगा ताकि अगली बार क्वेश्चन रिपीट ना हो, किसी और तरीके से पूछा जाए तो आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो भारत में जो उष्णकटिबंधीय वाला वर्षावन वाला क्षेत्र है, जो रेन फॉरेस्ट वाला क्षेत्र है, वो कौन सा है। पहले तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए। मेरा कल एग्जाम है, बहुत डर लग रहा है। नाम है इनका प्रियंका सिंह। अरे डरना किस बात के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डरने की बात। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तरी पूर्वी भारत। जो हमारा उत्तरी पूर्वी भारत है वो क्या है, ट्रॉपिकल एरिया है। क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो है। तो जिस जिस बच्चों ने लगाया आपका उत्तरी पूर्वी भारत, वो सभी के सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, हाँ जी, उत्तरी पूर्व वाला भारत। अरे पूर्वी भाग तो पूरी तरीके से देखने को मिलता ही नहीं है दोस्तों। उत्तरी पूर्व वाला भारत जो है हमारा वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भर वाला उच्च ताप वाले क्षेत्र, ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाला जंगल, जहां औसतन जो वार्षिक वर्षा होती है वो 5 से लेकर 250 या फिर आपका 260 इंच तक वर्षा होती है। साथ ही साथ में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्र तक सीमित रहता है और भारत में ऐसे क्षेत्र पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी वाले हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार और द्वीप समूह है। तो देखो दो सकते हो दोस्तों, अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए राज्य के रूप में। पश्चिमी घाट, ये देखो ये हमारा भारत है। ये क्या हमारा भारत है। तो पश्चिमी घाट जो है अपना, ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाए तो आपको इस चीज के बारे में कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए। ये जो हमारा ये वेस्टर्न घाट कहलाता है और ये जो हमारा वो ईस्टर्न घाट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। आपको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन पहले भी आपको पता होना चाहिए। ये जो हमारा ये वेस्ट वाला एरिया है इसलिए इसको वेस्टर्न घाट कहा जाता है और ये वाला हमारा ईस्ट वाला घाट है इसलिए हमें ईस्टर्न घाट कहा जाता है।
तो ये तो पूरा ट्रॉपिकल एरिया है ही है, आप सभी बच्चों को पता है। तो पश्चिमी घाट आपका हो गया। असम, अब कई बच्चे ने कहा था सर राज्य पूछ रखे थे, तो राज्य में आपका असम दिया हुआ था, उस बच्चे से मेरी बात हुई थी। तो अगली बार राज्य दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, असम लगा दीजिए। हाँ असम, और बच्चे ने मेरी जो बात हुई थी उस बच्चे ने भी कहा था सर मैंने असम लगाया था। तो भाई जिस जिस बच्चे ने असम लगाया था ना, वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया था। साथ ही साथ में तमिलनाडु वाला जो तट है, तमिलनाडु तट यानी कि ये वाला, ये जो एरिया है तमिलनाडु का पड़ता है, ये वाला तट। तो तमिलनाडु जो तट है ये हो गया, या फिर लक्षद्वीप हो गया, या फिर अंडमान निकोबार हो गया, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप है, यहाँ पर क्या है छोटे छोटे द्वीप है, इसको लक्षद्वीप कहा जाता है। और यहाँ पर आपका एक पूरा का पूरा समूह है द्वीपों का, जिसको अंडमान निकोबार कहा जाता है, ये हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है हमारा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में फिर दोबारा पूछे जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि पूर्वोत्तर वंशावन जो होते हैं वो असम के, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, ये पूरे का पूरा हिस्सा है। और ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी पूर्व भारत कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन कहलाता है। तो इसलिए इस ऑप्शन के हिसाब से ये ठीक है। आपके एग्जाम में असम दे रखा था तो आपने असम लगाया, तो बिल्कुल ठीक आंसर लगाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर असम नहीं था ऑप्शन में, तो भाई इनमें से कोई ऑप्शन होगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, या अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट, कुछ तो होगा ऑप्शन में। ठीक है, वहां से आपका पूछा गया सर इस बार स्लॉथ पर पेड़ से उतरने का नाम ही नहीं ले स्लॉथ से क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे दोस्तों, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला। आगे चलते, अगला क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर पूछा गया कि बोरा जो है वो एक सामान्य किस्म है, तो किस चीज की किस्म है, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो बोरा जो है वो किस किस की किस्म है, गेहूं की, सब्जी की, धान की, या मक्के की, ऐसे करके आपके ऑप्शन में देखने को मिला। तो आप सही बच्चों को पता है दोस्तों, जो बोरा होते हैं वो छोटे छोटे से चावल होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे से चावल होते हैं, जो कि पकने के बाद कढ़ाई में केले के पत्तों से ढककर बनाया जाता है बिहू त्योहार के दिन असम में, और वो चिपचिपे से बनते हैं। कैसे बनते हैं, स्टिकी से बनते हैं। इसलिए ये किसकी फसल होगी, तो धान की एक किस्म होगी। किसकी किस्म होगी, धान की, पैडी की एक किस्म होगी। तो जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर 3, वो सभी के सही बच्चों ने अपने एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक, अब ये क्वेश्चन कहां से बना था, तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहां से बना था कि माघ बिहू जो होता है वो 14 से 15 जनवरी, जो असमाई कैलेंडर के अनुसार मानी जाए तो 10वें महीने में माघ की प्रथम और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि बिहू त्योहार कब मनाया जाता है, तो 14 से 15 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो पहला दिन होता है उसको उड़का कहते हैं, और इसके अंतर्गत अस्थायी शेडर यानी कि एक छप्पर बनाया जाता है जिसको भेला घर कहा जाता है। इसी के अंतर्गत रात में सारे के सारे मिलकर सामूहिक भोज करते हैं, यानी कि खाते हैं, और उसी में एक चावल की किस्म होती है जिसको कहा जाता है बोरा। ठीक है, ये क्या होता है, तो असम में खाए जाने वाले एक चावल की एक किस्म है। किसकी किस्म है, चावल। तो आप सही बच्चों को पता है चावल जो होता है ना वो पहले धान होता है, उसको जब मशीन के अंदर प्रोसेस किया जाता है तो छिलका अलग कर दिया जाता है और चावल के दाने अलग हो जाते हैं। तो वो चावल के दाने का एक क्या है, हिस्सा है, एक किस्म है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 3 लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों से मुझे जब बात हुई तो मेरी बात तो ये हुई बच्चों से कि बाघों की संख्या में कभी अनुवांशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है, क्यों है। डायरेक्टली ये वाला आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला कि हमारे भारत के अंतर्गत बाघों की संख्या है वो दिनों पर दिन कम होती जा रही है, तो इन कमी होने की वजह से इस विषय का एक चिंता का विषय है, वो विषय क्यों है। तो ऐसे देकर आपके 3-4 ऑप्शन दे दिए गए, वो आपके बारे में पूछा। ठीक है, तो बाघों का आप ये डायरेक्टली तो आपके ऐसे ऑप्शन नहीं दे रखे थे, मैंने आपको ये विस्तारित में बताने के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसा बना दिया ताकि आपको विस्तार में जानकारी दे सकूं, ताकि एग्जाम में कहीं से भी उल्टा करके क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका लोगों का गलत ना हो। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, बाघों की संख्या जो दिन पर दिन आपकी विलुप्त होने का खतरा हो रहा है, उसके पीछे जो हमारी समस्या है या फिर हम उसके लिए चिंतित हो रहे हैं, तो उसका पीछे रीजन क्या है। तो पहला रीजन है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाघों की संख्या खत्म हो जाएगी और वो विलुप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। जैसे डायनासोर पहले दिखते थे, अब नहीं दिखते, वो बात अलग है, अच्छी बात है नहीं दिखते तो। ठीक है, तो बाघों के विलुप्त होने का खतरा है, इसलिए हम इस चीज को लेकर चिंतित हैं। दूसरा, इसकी स्पीसीज जो होते हैं उनके जीन भी हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो जाएंगे तो दोबारा हम इन चीजों के बारे में कभी सोच या देख नहीं पाएंगे। जैसे कि डोडो पक्षी, आज हम बस नाम ही जानते हैं, दिखता कैसा हमें नहीं पता, तो इसलिए भी हम चिंतित हैं। साथ ही साथ में बाघों की स्पीसीज को
पुनः वापस नहीं लाना या फिर पुनः उसको वापस लाना असंभव हो जाएगा। ये भी एक चिंता का विषय है। साथ ही साथ में हमारी आने वाली अगली जो पीढ़ी है वो बाघ को नहीं देख पाएगी, ये भी एक चिंता का विषय है। तो इसलिए हम इस चीज को लेकर चिंतित है। तो ए, सी, बी एंड डी, जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। चिंता करने के पीछे हमारा ये रीजन है कि बाघ विलुप्त होने का खतरा है। स्पीसीज अगर ये विलुप्त हो गई तो वापस हम नहीं ले पाएंगे, साथ ही साथ में इसके जीन्स हम रिकवर नहीं कर पाएंगे और अगली पीढ़ी हमारी बाघ को नहीं देख पाएगी। तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, अगली बार ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो तो इन सभी चीजों को ध्यान रख लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे कि ये देखिए, बाघों की आनुवंशिकता विभिन्नता लगभग नहीं के बराबर है। यदि अत्यंत तेजी से बदलती पर्यावरणीय स्थितियों में परिवर्तन नहीं आया तो वह सब क्या है, आपका एक नकटीय रूप से यानी कि पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, एक समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए कि बाघ में किसी भयानक रोग का संक्रमण हो जाए तो सभी बाघ उसी से मर जाएंगे, क्योंकि संक्रमण उनकी जीन की आवृत्ति को प्रभावित करेगा और बाघों की निरंतर घटती संख्या भी यही संकेत कर रही है कि पर्यावरण में आया परिवर्तन उनके लिए अनुकूल नहीं रहा है और वह शायद शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। ये पूरी के पूरी बाघों की समस्या है कि उनके जीनों के अंतर्गत कोई भी एक रोग देखने को मिलता है तो उस हिसाब से लोगों के अंतर्गत या जानवरों के अंतर्गत या शेरों के अंतर्गत या बाघों के अंतर्गत सभी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है और उस वजह से लुप्त होने का पूरा खतरा इनका बना रहता है। तो इस चीज से निपटने के लिए, इस चीज से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा चिंता का ये विषय बन चुका है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। इसी से रिलेटेड दोस्तों जब मेरी एक बच्चे से एक और बात हुई तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो हमारी तो खटिया खड़ी हो जाए। कोई नहीं दोस्तों, थोड़ा सा माइंड को खोलकर थोड़ा सा तर्क वितर्क करके इसका आंसर देने का प्रयास करेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे एक बच्चे से मेरी बात हुई तो बच्चों से मेरी जब बात हुई तो बच्चे ने कहा सर आपका जो है, आपका जो परितंत्र होता है उसमें एक उपभोक्ता से क्वेश्चन पूछा गया था। अब उपभोक्ता से क्वेश्चन क्या था दोस्तों वो तो मुझे नहीं पता चल पाया उस बच्चे से। वो बच्चा बोला सर थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, मेरा सेकंड पेपर है इसलिए मैं ज्यादातर उसको ध्यान नहीं रख पाया। तो उपभोक्ता से क्वेश्चन पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा होता क्या है। हमारा जो इकोलॉजी, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर पूरा का पूरा जीवन चक्र है। जैसे जल चक्र होता है ना, वैसे ही हमारा जीवन चक्र है, फूड वेब है, जिसे हम जाल, भोजन का जाल कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक। कौन कहलाते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में ग्रास, आप सही बच्चों को पता है जो ग्रास होती है, जो घास होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो सूरज से डायरेक्ट रोशनी लेकर, सूरज से डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर सूर्य ऊष्मा का एक मात्र साधन क्या है? सूर्य ही है। तो उनसे ऊष्मा लेकर, उनसे रोशनी लेकर पौधे बढ़ते हैं। इन्हीं पौधों को टिड्डे हो गए, चूहे हो गए, कैटरपिलर वगैरह हो गए, यानी कि जो शाकाहारी पौधे हैं, शाकाहारी जीव है, ये सारे के सारे शाकाहारी जीव कहलाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये इनको खाते हैं। क्या करते हैं? ये इनको खाते हैं, इनको, पेड़ों को, पौधों को, और खाकर अपने आप को जीवित रखते हैं, बड़े होते हैं। तो ये पहले वाले कहलाए उत्पादक, दूसरे कहलाए प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये इनको खा रहे हैं। अब इनको जो खाएगा उनको हम क्या कहेंगे? तो द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। जैसे कि कीड़ों को खा गया चूहा, मेंढक या कोई भी टिड्डे विड्डे को खा गया, इसको हम कहेंगे द्वितीय उपभोक्ता। अब द्वितीय उपभोक्ता को जो खाएगा, जैसे कि मेंढक को खा गया सांप, तो ये कहलाएगा तृतीय उपभोक्ता। और जब सांप को खा जाएगा कोई, कौन? चील, बाज या गिद्ध, तो उसको कहेंगे हम चतुर्थ या फिर चौथे नंबर का उपभोक्ता। और जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, जब इसकी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु होने के बाद धीरे धीरे गल सड़ने लगेगा। अब जब गल सड़ने लगेगा तो दोस्तों अपघटक कौन होते हैं? जिसे हम डिकम्पोजर के नाम से भी जानते हैं, वो इनको खाकर डिकम्पोज कर देगा और वापस जमीन में मिला देगा और वो खाद बन जाएगी और उसी खाद से दोबारा पेड़ पौधों का जन्म होगा। तो ये दोबारा सर्कल वापस चलने लगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा सर्कल चलता रहता है। जो डिकम्पोजर होते हैं वो मृत जीवों को खाकर उनको क्या करते हैं? खाद में, यानी कि मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कल चलता रहता है। उसी को हम लास्ट वाले को अपघटक कहते हैं, यानी कि डिकम्पोजर कहते हैं, और पहले वाले को हम प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक चक्र चलता रहता है, फूड का वेब चलता रहता है। बच्चे से मेरी पूरी की पूरी क्वेश्चन के बारे में बात नहीं हुई, समझा नहीं पाया वो बच्चा कि क्वेश्चन कैसा था, लेकिन वो मैंने आपको पूरा का पूरा एक चक्र समझाने का प्रयास कर दिया है। पहला स्टेप पूछा जाए तो ये है, आखिरी स्टेप पूछा जाए तो ये है, बीच में आपका कोई भी शाकाहारी केवल ये होते हैं। ये क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, बाकी सारे के सारे मांसाहारी होते हैं। ठीक है, स्वाहारी भी बोल सकते हो, मांसाहारी भी बोल सकते
केवल प्रथम उपभोक्ता जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। ठीक, तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, समझ गए सही बच्चे।